हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम से कम एनर्जी लगे कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए किससे, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिखा जाता है, द मिनिमम, वो कम से कम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from 1 mole of an isolated gaseous एटम। वो कम से कम एनर्जी लगना जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए किससे, फ्रॉम 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम से। मतलब जैसे हमने सोडियम लिया, सोडियम तो लोग जानते हैं सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन उसको लोग पहले किसमें ले जाएंगे, गैसियस फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इससे एक एनर्जी अप्लाई करेंगे जिससे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगा, कौन सी सबसे कम एनर्जी लगे ताकि उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो इसमें जो एनर्जी लगी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं किलो जूल पर मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये यूनिट होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट होती है किलो जूल पर मोल होती है। अब आपसे पूछा जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या रिलेशन होता है। उस रिलेशन को देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या रिलेशन होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी is equal to ionization energy plus 5/2 RT। ये एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम लोग रूम टेम्परेचर ले लेंगे, टेम्परेचर को 298 केल्विन ले लेंगे, या फिर इसको कह देते हैं रूम टेम्परेचर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये नेग्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें तो जो हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, वो किसके बराबर हो जाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर हो जाती है। तो एट रूम टेम्परेचर दोनों को एक ही बोला जाता है, उसको चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी बोले, बात सेम हो जाती है। लेकिन कब बोला जाता है, एट रूम टेम्परेचर पे बोला जाता है। समझ में आया ना बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको रफ करता हूं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एटम है जो गैसियस फॉर्म में है, आइसोलेटेड एटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसमें जो एनर्जी लगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, या बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसी तरह अगर A+2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब क्या होता है कि अगर एक ऑर्डर आपसे पूछा जाता है एक ऑर्डर एग्जाम में कि बताइए कि कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो एक जनरल सा ऑर्डर होता है। जनरल ऑर्डर अगर बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग कहते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड है वो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। जैसे मान लीजिए रीजन क्या होता है, मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ये वाला निकाल देते हैं, तो उसके पास क्या हो जाता है? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो किसका कॉन्फ़िगरेशन शो करने लगता है? नोबेल गैस का शो करने लगता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने लगता है। और हम लोग जानते हैं जब वो कोई भी एलिमेंट अगर नोबेल गैस या इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने लगता है तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। जब वो स्टेबल हो जाता है तो उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा? कोई भी है सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट है, तो अगर वो स्टेबल है उसको अगर छेड़छाड़ करोगे तो कहेंगे नहीं भैया हमको छेड़ो नहीं। समझ में आया ना? तो इसी तरह उसको स्टेबल है तो उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर करेगी। इसीलिए अगर हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सोडियम के तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो हम लोग जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 ग्रेटर देन फर्स्ट हो जाती है। इसी तरह और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहेगा भैया पागल हो क्या, मार ही डालोगे क्या? तो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी अगर मिल गई है और उसके स्टेबिलिटी की छेड़छाड़ करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। जब ज्यादा लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड हो जाएगी, देन फर्स्ट हो जाएगी। समझ में आया ना बच्चों? अब आयनाइजेशन एनर्जी के कुछ फैक्टर्स होते हैं, चलो उनके बारे में हम बात करते हैं। अब वो फैक्टर्स कैसे होते हैं वो हम लोग देखते हैं। जो पहला फैक्टर होता है वो फैक्टर होता है आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस होता है। समझ में आया ना बच्चों? अब हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड इफेक्टिव होता है। अब इससे हम लोगों को तीन चीजें पता चल जाएंगी। आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गई, ठीक है। जब रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी तो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? एन स्क्वायर के हो जाएगी। समझ में आया ना बच्चों? सेल बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया? कैसे? यहाँ पे फॉर्मूला आप रख के देख लीजिए, 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव ऊपर चला गया तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने लगा, ये नीचे ही रह गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। समझ में आया ना बच्चों? अब इसका एक और फैक्टर होता है सॉरी